डियर स्टूडेंट्स, आज हम जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जूल थॉमसन प्रभाव। जूल और थॉमसन ने देखा था कि किसी भी गैस को अगर ऊष्मा परिस्थिति में सरेंद्र डॉट के द्वारा उच्च दाब से अगर निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाता है तो गैस के ताप के अंदर कमी आ जाती है, और इस शीतलन प्रभाव को ही जूल थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। So when a gas is expanded from its high pressure to low pressure through porous plug in adiabatic conditions, then the temperature of the gas is decreased, and this cooling effect is known as Joule Thomson effect. इसका तात्पर्य ये हुआ कि रुद्धोष्म परिस्थिति का तात्पर्य यह है कि वो बिल्कुल थर्मली इंसुलेटेड होना चाहिए, उसमें कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, और पोरस प्लग यानी सरेंद्र डॉट के द्वारा हम हाई प्रेशर से अगर निम्न प्रेशर यानी कि लो प्रेशर की ओर अगर गैस को एक्सपेंड करने देते हैं, उसका प्रसारण होने देते हैं, तो उसके ताप के अंदर कमी आएगी। ऐसा क्यों हो सकता है? इसका रीजन ये हो सकता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं, जो आकर्षण के बल होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके कारण जब गैस को हम प्रसार करने देते हैं, मतलब अगर उसको हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने देंगे, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, उनको इन बलों के विरुद्ध, इन फोर्सेस के विरुद्ध उनको कार्य करना पड़ेगा, और उसी वर्क डन में उनकी थोड़ी सी ऊर्जा जो है वो स्पेंड होगी, एनर्जी स्पेंड होगी। जब वो एनर्जी स्पेंड होगी तो उसके कारण ही इनका जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो गैस के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए उनको कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही है, और जब वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? उनकी इंटरनल एनर्जी में से आ रही है। तो जो उनकी एनर्जी कम हो रही है वर्क डन की वजह से, तो उसकी वजह से उनका ताप जो है, टेम्परेचर है, वो कम हो जाता है, और इसी कूलिंग इफेक्ट को हम जूल थॉमसन इफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस जो है, इनके एक्सेप्शन है, इनके अपवाद हैं। हाइड्रोजन और हीलियम का अगर हम इन्वर्जन टेम्परेचर देखें तो ये -80 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसी प्रकार हीलियम का जो है वो -240 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसके नीचे यूजुअली ये भी समान इफेक्ट दिखाती हैं। अब हम गैसों का द्रवीकरण जो है वो उसका मुख्य आधार भी हम जूल थॉमसन इफेक्ट को मान सकते हैं कि लिक्विफिकेशन जो है उसका रीजन क्या है, तो बेसिस जो है उसका वो जूल थॉमसन इफेक्ट ही होता है। अब हम इसको एक्सपेरिमेंटल एक हम सेटअप देखते हैं कि जूल थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप किया था, उसको किस प्रकार से उन्होंने देखा था। तो जूल थॉमसन के प्रयोग का जो चित्रण है, इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर एक थर्मली इंसुलेटेड ट्यूब है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक थर्मली इंसुलेटेड ट्यूब है, यानी कि ऊष्मारोधी नली है, और इसके बीच में एक हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पोरस प्लग लगा हुआ है। ये पोरस प्लग गैस को हम बोलते हैं रेशम का सरेंद्र डॉट हमने यहाँ पर बना रखा है, इसको हम उपयोग ले रहे हैं। इसके दोनों साइड के अंदर आप देख सकते हैं कि फ्रिक्शन लेस और वेटलेस पिस्टन है, यानी कि बाहर रहित और जो घर्षण रहित दोनों साइड के अंदर ये पिस्टन लगे हुए हैं जो इजीली मूव कर सकते हैं। और जो ये पोरस जो प्लग है, उसके दोनों तरफ की और जो नली इस ट्यूब के अंदर दो हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही प्रिसाइज और सेंसिटिव, यानी कि बहुत ही संवेदी, अति संवेदी और सुग्राही थर्मामीटर यहाँ पर लगे हुए हैं, और इनकी सहायता से ताप के अंदर जो भी सूक्ष्म परिवर्तन होगा उसको भी हम बहुत एक्यूरेटली उसको माप सकते हैं, बहुत यथार्थ रूप से हम उसका मापन कर सकते हैं। और जो पूरा ये apparatus है, पूरा जो उपकरण है, उसको हम पूर्णतः ऊष्मारोधी अवस्था के अंदर रखते हैं, यानी कि बिल्कुल इंसुलेट करके रखते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा? थर्मली इंसुलेट होगा, यानी कि ऊष्मारोधी अवस्था के अंदर रखा जाएगा। तो इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ऊष्मा का कोई भी आदान प्रदान नहीं हो रहा है। अब जो गैस की एक निश्चित मात्रा हम इसके अंदर ले लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर गैस की निश्चित मात्रा के लिए पहले जो इसका दाब है वो P1 है, आयतन इसका V1 है, और टेम्परेचर जो है उसका वो E1 है, और इसकी जो एनर्जी हमने जो पहले ली हुई है, वो एनर्जी इसके अंदर ये E1 ली है। अब इसको हम अलाउ कर रहे हैं इस पोरस प्लग के थ्रू इधर की साइड एक्सपेंड करने के लिए, जहाँ पर इसका प्रेशर P2 हो जाता है, V2 हो जाता है, और ताप V2 आयतन हो जाता है, और जो ताप है वो T2 हो जाता है। अब इसकी जो एनर्जी है वो E2 हो जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हम इसको अलाउ कर रहे हैं, ये पास हो रहा है पोरस प्लग के थ्रू,
और अगर ये इस प्रकार से हो रहा है तो हम जो भी गैस पर किया गया कार्य अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं कि वर्क डन एट पिस्टन ऑन गैस, यानी कि तंत्र पर अगर हम किया गया कार्य को अगर हम कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो वो P1 V1 के बराबर हो जाएगा। फिर वर्क डन बाय गैस एट द पिस्टन इन एक्सपेंशन, प्रसार जब हो रहा है तो वो गैस जो है वो पिस्टन के ऊपर कार्य करेगी, उसको आगे की ओर धकेलेगी, तो उसकी वजह से पिस्टन पे जो भी कार्य हो रहा है उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं राइट हैंड साइड के अंदर कि माइनस P2 V2। तो अब नेट जो वर्क डन बाय द गैस है कि हम टोटल जो भी गैस के द्वारा संपादित जो पूर्ण कार्य है जो भी तंत्र के द्वारा जो किया गया है उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस DW। सो दैट वुड बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू, तो माइनस P2 V2 प्लस P1 V1। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं माइनस P2 V2 माइनस P1 V1। सो अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि रुद्धोष्म परिस्थिति हमने यहाँ पर लगाई है, तो रुद्धोष्म परिस्थिति के अंदर dq का मान यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान बिल्कुल 0 हो रहा है। तो प्रथम गतिकी का अब अगर हम नियम लिखे तो dq का मान यहाँ पर 0 कर दिया तो बचा हुआ क्या रह गया dE इज इक्वल टू माइनस dW, यानी कि जो भी आंतरिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तन आ रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, नेट वर्क डन बाय द गैस या बाय द सिस्टम के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस समीकरण के अंदर अब d माइनस DW की जगह इसका जो वर्क डन है उसकी हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस DW की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो आई थी माइनस P2 V2 माइनस P1 V1। ये मान हमने यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिए। DE जैसा कि हम जानते हैं कि ये डिफरेंस इन एनर्जी है जो हमने बाद में देखी थी वो E2 है, पूर्व में जो एनर्जी थी वो E1 थी, तो इसका जो मान होगा वो E2 माइनस E1 के बराबर हो जाएगा। सो दैट वुड बी इक्वल टू माइनस P2 V2 माइनस P1 V1। और अगर हम इसको और ओपन कर देते हैं तो माइनस P2 V2 प्लस P1 V1 होगा। E1 को इधर लिया है और P2 V2 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिया है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं E2 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू E1 प्लस P1 V1। जो E प्लस PV है जैसा कि हम जानते हैं कि वो एंथैल्पी के बराबर होता है, तो एंथैल्पी इज इक्वल टू E प्लस PV होता है। तो इधर वाले मान को हम H2 लिख सकते हैं और इधर वाले मान को हम H1 लिख सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि H1 इज इक्वल टू H2 और DH के एंथैल्पी के अंदर क्या डिफरेंस को हम कैसे बता सकते हैं H2 माइनस H1, सो दैट वुड बी इक्वल टू हियर 0। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस जो हो रहा है जूल थॉमसन जो प्रसरण है, यानी कि किस प्रकार का प्रसरण है, ये रुद्धोष्म प्रसार है जिसके एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो इसके अंदर जो गैस की जो एंथैल्पी है वो हमेशा स्थिर रहती है, यानी कि एक सम एंथैल्पिक प्रक्रम है, इसको हम आइसो एंथैल्पिक प्रक्रम भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट हम किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो गैसीय तंत्र की एंथैल्पी H है वो एक स्टेट फंक्शन है, ये एक अवस्था फलन है। इसके साथ में जो DH जो है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, यानी कि ये यथायथात अवकलज है। अब अगर एंथैल्पी H जो है अगर वो दाब P और टेम्परेचर T का अगर फलन हो तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं H इज इक्वल टू F फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, कि ये जो फलन है किस किस का, दाब का और ताप का। तो इस प्रकार से DH अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं H को प्रेशर और ताप के साथ हम यहाँ पर अवकलित कर रहे हैं, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएशन करें तो DH इज इक्वल टू डेल H बाय डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय DP प्लस इसी प्रकार हम ताप के साथ भी करेंगे डेल H बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाई बाय DT, और DH बाय DT जो है एट अगर कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं तो ये CP के बराबर होता है, जैसा कि हम पहले पूर्व में ही जानते हैं कि CP का जो मान है वो डेल H बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो इस प्रकार हम इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं DH इज इक्वल टू डेल H बाय डेल P T जो पूर्व में हमने लिखा है मल्टीप्लाई बाय DP प्लस डेल H बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर की जगह हमने यहाँ पर CP ले लिया है मल्टीप्लाई बाय DT। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो प्रोसेस अभी हमने पढ़ा ये आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है, यानी कि सम एंथैल्पी प्रक्रम है। तो इस स्थिति के अंदर हमने ये कहा था कि DH का मान जो है वो 0 है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं अब
कि डेल एच बाय डेल पी, ये इसका मान हम किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे. सो डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय डीपी प्लस सीपी dt इज इक्वल टू 0. और इन अदर वर्ड्स इस फैक्टर को अगर हम राइट हैंड साइड के अंदर ले आते हैं तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस सीपी dt. और डेल टी बाय डेल पी at constant enthalpy will be equal to 1 by Cp del H by del P at constant pressure. हमने इसको इधर लेकर आ गए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आगे की तरफ, तो माइनस 1 बाय Cp हो जाएगा. अब ये फैक्टर एज इट इज रह गया और डेल T बाय डेल P एट कांस्टेंट एंथैल्पी हो गया, क्योंकि हमने ये कहा है कि आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है, यानी कि सम एंथैल्पिक प्रोसेस है. तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि at constant enthalpy the rate of change in temperature with respect to pressure of the gas, कि rate of change of temperature with respect to the pressure of the gas is known as Joule-Thomson coefficient. इसको हम बोलते हैं म्यू जेटी. ये किसके बराबर है, म्यू जेटी. तो स्थिर एंथैल्पी पर, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंथैल्पी यहाँ पर स्थिर है, तो स्थिर एंथैल्पी के ऊपर गैस का जो दाब के सापेक्ष ताप में परिवर्तन, दाब के सापेक्ष परिवर्तन, ताप में परिवर्तन की जो दर है, यानी डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी जो है, इसको हम म्यू जेटी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और म्यू जेटी को हम बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो म्यू जेटी इज इक्वल टू डेल टी बाय डेल पी एट एच, यानी कि स्थिर एंथैल्पी पर, कांस्टेंट एंथैल्पी पर गैस के दाब के सापेक्ष उसके ताप के अंदर परिवर्तन की जो भी दर है उसको हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट कह रहे हैं. सो अब इस प्रकार हम लिख सकते हैं म्यू जेटी इज इक्वल टू माइनस 1 बाय सीपी डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और डेल एच बाय डेल पी टी इज इक्वल टू माइनस सीपी मल्टीप्लाई बाय म्यू जेटी. इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो सीपी और म्यू जेटी का माप है, ये हम इनका निर्धारण कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, यानी कि प्रयोग के द्वारा सीपी और म्यू जेटी का निर्धारण हम कर सकते हैं. तो इस प्रकार डेल एच बाय डेल पी टी जो है, इसका मान का भी निर्धारण हो जाएगा. जब डेल एच बाय डेल पी टी का निर्धारण हो जाएगा तो हम डेल ई बाय डेल वी टी का भी मान जो है वो हम निर्धारित कर सकते हैं. तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी हम निर्धारण करके दिखा सकते हैं. तो ये एक जूल थॉमसन कोफिशिएंट का जो हमने आज एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ा, साथ में हमने जूल थॉमसन कोफिशिएंट या हम ये कह सकते हैं कि जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है, इसके बारे में भी अध्ययन किया और इसका हमने फॉर्मूला निकाला. इसी के आधार पर इसके न्यूमेरिकल भी जो है उनको भी हम परिकलित कर सकते हैं, उनकी गणना हम कर सकते हैं.